हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। सीटेट का आज का हमारा टॉपिक है मापन। आज हम मापन के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। मापन के प्रकार, मापन के स्तर, मापन के उपकरण, इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। तो मापन होता क्या है? मापन अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं जहाँ पर अंक प्रदान किए जाते हैं या किसी चीज़ को, गुण को या कमी को किसी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करा जाता है तो वह मापन कहलाता है। और मापन में न केवल अंक दिए जाते हैं बल्कि अंक प्रदान करने का नियम पहले से ही निश्चित होता है। जैसे कितनी में से कितने अंक देने हैं, बच्चे को कितने में से कितने अंक प्रदान करने हैं, ये पहले से ही निश्चित होता है। तो चलिए चलते हैं। मापन, मापन का अर्थ, जब हम किसी व्यवहार का अध्ययन करते हैं या किसी उपलब्धि व अधिगम का अध्ययन करते हैं फिर अंक प्रदान करते हैं तो वह मापन कहलाता है। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या गुण को अंकात्मक मान दिया जाता है। अंकात्मक मान मतलब नंबर प्रदान किए जाते हैं। मापन की परिभाषा, स्टीवेंसन के अनुसार मापन के लिए निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मारडॉक एवं ब्रेडफील्ड के अनुसार मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा घटना या वस्तु के विभिन्न गुणों को चिन्ह या अंक प्रदान किए जाते हैं। परिभाषा पर गौर करना, क्योंकि कभी कभी सीटेट में परिभाषा भी पूछी जाती है। और ये मापन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का, क्योंकि यहाँ से हमेशा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। ई ए पील के अनुसार मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों को बखूबी पालन करे। मात्रात्मक या भौतिक मापन को मूर्त मापन भी बोला जाता है। मूर्त मापन जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन या फिर भार। तो लंबाई, चौड़ाई, वजन या भार कैसे मापन है? ये मात्रात्मक या भौतिक मापन है। मात्रात्मक मापन में 2 चर होते हैं या 2 चर माने गए हैं। पहला है सतत चर, दूसरा है असतत चर। सतत चर क्या होता है? सतत चर होता है जहां पर कोई जो है निश्चित अंतराल ना हो, जहां पर अंतराल देके मापन ना किया गया हो, जहां पर दशमलव में भी मापन कर सकते हो, जहां दशमलव बिंदु में भी मापन हो सकता हो। जैसे लंबाई, चौड़ाई या फिर वजन या भार। ठीक है, इसको जो है हम कह सकते हैं कि इसे हम निश्चित अंतराल के द्वारा मापन नहीं कर सकते। इसमें हम दशमलव बिंदु लगा के मापन कर सकते हैं। इसमें हम जो है बिल्कुल करेक्ट मापन कर सकते हैं दशमलव बिंदु लगा के। कैसे? जैसे किसी की वस्तु की लंबाई 12 फुट 2 इंच है तो हम वहाँ क्या करेंगे 12.2, या कोई चीज़ किलोग्राम में ही ले लो, कोई वस्तु का भार जो है 15 किलोग्राम 15 किलो 100 ग्राम है तो उसको हम क्या लिखेंगे 15 किलो 100 ग्राम, 15.100। इसी तरह तो लिखते हैं ना 15 किलो 100 ग्राम यानी 15.100। तो जहाँ पर दशमलव बिंदु में मापन संभव हो वो कैसा मापन होता है? भौतिक मापन, मात्रात्मक मापन होता है। लेकिन कौन से चर में आता है? सतत चर में। ठीक है, जहाँ दशमलव बिंदु में भी मापन संभव हो सकता हो वो कौन सा चर होता है? वो सतत चर होता है। अब लंबाई, मान लो कोई लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, उसका जो है 15 फुट 2 इंच उसकी लंबाई होगी है, तो फिर आप उसको ऐसे थोड़ी लिखोगे कि जब 15.2 या 15 फीट 2 इंच है तो 15 फीट 2 इंच ही बताओगे ना, उसको सीधा 15 से 16 फुट थोड़ी करोगे कि या तो 16 फुट कर दो या 15 फुट कर दो। नहीं ना, जितनी लंबाई होगी आप जो है बिल्कुल करेक्ट वही बताओगे ना, 15 फुट 2 इंच या 17 फुट 3 इंच, इस तरह से कुछ भी जो भी दशमलव बिंदु में संभव हो। तो ऐसा मापन सतत चर में आता है। अगला है हमारा असतत चर।
सतत चर में जो है मापन दशमलव बिंदु में नहीं आता। यहाँ जो मापन सिर्फ पूर्णांकों में भी संभव है, ठीक है, पूर्णांकों में। यहाँ मापन कैसे संभव है? पूर्णांकों में संभव है। जैसे कह सकते हैं किताबों की संख्या, किताबों की संख्या, या फिर यह भी कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे किताबों की संख्या जो भी होगी आप बिल्कुल करेक्ट वही तो देंगे ना, कि 20 है या 25 है या 27 है या 30 है या 4 है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या आप ये तो कहेंगे विद्यार्थी कितने विद्यार्थी थे, 4 थे, 7 थे, 11 थे। यहाँ बिल्कुल करेक्ट एक जो है पूर्णांकों में बताएंगे आप, बिल्कुल अंकों में बताएंगे। यहाँ पॉइंट का, दशमलव का कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपसे कोई किताबों की संख्या पूछेगा तो आप ये थोड़ी बताएंगे मेरे पास 2.5 किताब है या 6.7 किताब है, नहीं बता सकते ना। और विद्यार्थियों की संख्या भी नहीं बता सकते ऐसे पॉइंटों में। तो जो करेक्ट एग्जैक्ट जो विद्यार्थियों की संख्या होगी या किताबों की संख्या होगी, आप उसको पूर्णांकों में बिल्कुल वही के वही बताएंगे। यहाँ पॉइंट दशमलव बिंदु में हम मापन नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं असतत चर। जहाँ मापन पूर्णांकों के द्वारा किया गया हो, दशमलव बिंदु के द्वारा ना किया गया हो, वह कौन सा मापन जो है कौन से चर में आता है? तो वह असतत चर में आता है। ठीक है दोस्तों, मापन के प्रकार 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है मात्रात्मक या भौतिक मापन, इसे हम मूर्त मापन भी कहते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन। ठीक है। और मात्रात्मक मापन में 2 चर माने गए हैं, सतत चर। और सतत चर के अंतर्गत ही ये लंबाई, चौड़ाई, वजन आते हैं, क्योंकि इनका जो मापन है हम दशमलव बिंदु में कर सकते हैं, या दशमलव बिंदु में भी इनका मापन हो सकता है। किसी भी लंबाई का, वजन का हम जो है दशमलव बिंदु में मापन करके बता सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या, किताबों की संख्या या मकानों की संख्या या किसी चीज़ की भी संख्या बताना पूर्ण दशमलव बिंदु में संभव नहीं है। ठीक है ना, ये केवल पूर्णांकों में बताई जाती है, वो भी पूर्णांकों के द्वारा ही इसका मापन होता है। तो ये कौन सा चर होता है? ये असतत चर होता है। दूसरा मापन है हमारा अमूर्त या गुणात्मक मापन। जब किसी वस्तु के बजाय किसी गुण को ही अंक प्रदान करके मापन कर दिया गया हो, वो कौन सा मापन कहलाएगा? तो वह अमूर्त या गुणात्मक मापन कहलाएगा। देखिए, गुणात्मक मापन क्यों कहलाएगा या अमूर्त मापन क्यों कहलाया जाएगा? जब हम किसी वस्तु के बजाय, देखो यहाँ दिखा ना, किसी वस्तु के बजाय हम गुणों को ही अंक प्रदान कर देते हैं। यहाँ वस्तु को नहीं, यहाँ किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के गुण को अंक प्रदान किए जा रहे हैं। और गुण हमेशा अमूर्त होता है, गुण मूर्त नहीं होता। गुणों को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति को, गुणों को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके भावों को, अच्छाई, बुराई, ये सब चीज़ जो दिखाई नहीं देती हैं, इनको महसूस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अमूर्त होती हैं, तो इसलिए इसको अमूर्त या गुणात्मक मापन कहा जाता है। अब अमूर्त या गुणात्मक मापन में क्या क्या आता है? जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, ठीक है ना। बुद्धि को हम देख नहीं सकते हैं, बुद्धि भी अमूर्त होती है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब व्यवहार, ठीक है ना, इसको भी हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस कारण से ये अमूर्त या गुणात्मक मापन कहलाता है। अगला है हमारा मापन के तत्व। मापन के 3 तत्व माने गए हैं। कितने तत्व? 3 तत्व। मापनकर्ता, मापन के चर, मापन की इकाई। तो मापनकर्ता कौन होगा? जैसे कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई व्यक्ति या फिर कोई मशीन आदि। ठीक है ना, जो भी मापन करने वाला हो, किसी व्यक्ति के द्वारा मापन किया जा रहा हो या किसी मशीन के द्वारा मापन किया जा रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा मापनकर्ता। तो मापन के जो तत्व है, कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं, जिसमें पहला है मापनकर्ता। जो व्यक्ति मापन करेगा या किसी जो भी मशीन मापन करेगी वो कहलाएगा मापनकर्ता। अगला है मापन के चर। मापन के चर होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, ये कैसे हैं?
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ध्यान रखना मापन के चर हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और अगला है हमारा मापन की इकाई। मापन की इकाई क्या होती है? मापन की इकाई आएगी किलोग्राम या फिर लीटर। एमसीक्यू पर्सन। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है सीटेट में कि लीटर किसकी इकाई है? मापन चर है, मापन करता है, या मापन की इकाई है? ठीक है ना, तो लीटर मापन का चर नहीं है, मापन की इकाई है। ऐसी ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापन की इकाई नहीं है, ये मापन के चर हैं। ठीक है, मापन के 3 तत्व हैं। मापन करता, कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति मापन करेगा, या कोई भी मशीन जो मापन करने वाली होगी वो मापन करता कहलाएगी। मापन के चर हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मापन की इकाई है किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर या फिर एमसीक्यू बहुविकल्पीय पर्सन। मापन के कार्य। मापन के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। वर्गीकरण करना। वर्गीकरण से मतलब है मापन के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया जा सकता है, उनको समूह में बांट सकते हैं। ठीक है ना, उनको उनके अंक के प्रदान करने के दौरान जो है, जो भी जिसमें किसी बच्चे को कम अंक मिले हैं या किसी बच्चे को ज़्यादा अंक मिले हैं, तो इस तरह से उनका बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इससे कह सकते हैं कि बच्चों का आईक्यू लेवल भी जांच सकते हैं, और आईक्यू लेवल पे बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बच्चों को अलग अलग कर सकते हैं, बच्चों को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, निदान एवं उपचार। मापन के द्वारा जो है निदान एवं उपचार भी किया जाता है। निदान का मतलब होता है बच्चे को अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाई या आने वाली परेशानी। अधिगम के दौरान आने वाली परेशानी जिस कारण से बच्चा अधिगम में पिछड़ रहा है या अधिगम को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, जो भी एक शिक्षक बच्चे को सिखाना चाह रहा है, बच्चा उसको सीख नहीं पा रहा है, तो वो उसकी कमी को जानना, ध्यान रखना, कमी को जानना या पहचानना निदान कहलाता है। और उस कमी का उपचार करना, ठीक है, वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है या उपचार कहलाता है। परामर्श, तुलना, पूर्व कथन, अन्वेषण। अन्वेषण होता है खोज करना। ये सीटेट का पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखना, अन्वेषण। ठीक है दोस्तों, मापन के कार्य हैं वर्गीकरण करना, निदान एवं उपचार करना, परामर्श देना, तुलना करना, पूर्व कथन के आधार पर बच्चे की जो है व्याख्या करना, अन्वेषण, खोज करना। ये मापन के प्रमुख कार्य हैं। अगला आ जाता है मापन के चर। मापन के 2 चर हैं, मात्रात्मक चर, गुणात्मक चर। मात्रात्मक चर में इकाइयां होती हैं, मैं लिख देता हूं, इसमें मापन की इकाई होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि। ये कैसे चर है? मात्रात्मक चर। इसका आप खुद भी अंदाजा लगा लीजिए। देखिए, मात्रात्मक चर जिसकी मात्रा ज्ञात की जा सके, जिसकी मात्रा निकाली जा सके। अब लंबाई, चौड़ाई, वजन, इसकी मात्रा को हम निकाल सकते हैं ना, इसकी मात्रा बता सकते हैं कि भाई ये इतने फुट लंबा है, या इतने फुट चौड़ा है, या इतने मीटर लंबा है, या इतना किलो वजन है। तो जिनकी मात्रा बताई जा सके मात्रात्मक चर होते हैं। अगला है गुणात्मक चर। इसमें मापन की इकाई नहीं होती, ध्यान रखना भाई। जब इसको माप ही नहीं सकते हैं इकाइयों के द्वारा, माप तो सकते हैं, इसीलिए ये गुणात्मक चर है या गुणात्मक मापन भी कहते हैं, लेकिन इसमें मापन की इकाइयां नहीं होती हैं। जैसे मात्रात्मक चर में मापन की इकाई होती है। मापन को कैसे मापते हैं? मात्रात्मक चर में लंबाई में, चौड़ाई में, वजन में। इसमें जो है मापन की इकाई नहीं होती गुणात्मक चर में। जैसे अभी मैंने बताया था बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यवहार, भाव। ठीक है, इनकी इकाइयां नहीं होती, क्योंकि इनको आप जो है इनको अंक तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनको माप नहीं सकते किसी निश्चित इकाई के द्वारा।
कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो है इतने किलोमीटर बुद्धि होगी या इतने वजन बुद्धि होगी, किसी को ऐसा थोड़ी कहते हैं। भाई आईक्यू लेवल, हाँ इस बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है या इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, इस तरह से कह सकते हैं। इसका व्यवहार बहुत अच्छा है या ये भावात्मक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आप उसकी तो जो है कि किसी इकाई के द्वारा उसको चीज प्रदर्शित नहीं कर सकते कि हाँ इसमें इतने भाव हैं, इतने किलो भाव हैं, या इसका व्यवहार जो है बहुत चौड़ा है, इस तरह से थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना। तो गुणात्मक चर, इसीलिए इसको गुणात्मक चर के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये गुण है, ये व्यक्ति के गुण है। गुण हो या कोई दोष हो तो भी इसमें गुणात्मक चर में ही आएगा, इसमें मापन की इकाई नहीं होती है। जैसे बुद्धि का मापन, व्यक्तित्व का मापन, व्यवहार का मापन या भाव का मापन, इसमें मापन की इकाइयां नहीं होती है। अगला है हमारा मापन के स्तर। स्टीवेंसन ने मापन के 4 स्तर माने हैं जो निम्न प्रकार है, और सबसे अच्छे स्तर जो है मापन के वो स्टीवेंसन के ही है, ठीक है ना, इन्हीं के ही माने गए हैं और इन्हीं के ही सबसे अच्छे स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। नामित मापन, कर्मित मापन, सॉरी ये कर्मित मापन है ना, कर्मित मापन, अंतराल मापन, अनुपातिक मापन, ठीक है। इनको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। पहला है हमारा नामित मापन। नामित मापन, तो इसमें क्या होता है, यह मापन का सबसे हल्का स्तर है, ध्यान रखना। सबसे हल्का स्तर कौन सा है मापन का? नामित मापन। इसको जो है कच्चा मापन भी कहते हैं। नामित मापन को क्या कहते हैं? कच्चा मापन भी कहते हैं। नामित मापन में जो है कुछ खास पता नहीं कर सकते हैं आप, और ना ही कुछ खास पता चलता है। इसमें बस जो है मापन में गुणों को ही, मापन में जो है गुणों को नाम मानकर, ठीक है, मैं लिख देता हूं। इस मापन में गुणों को ही नाम मानकर मापन कर लिया जाता है। जैसे कह सकते हैं आप, कक्षा में बालकों को 2 भागों में बांटना, ठीक है, कक्षा के बालकों को 2 भागों में बांटना। वो कैसे बांटेंगे कि कक्षा 3 के छात्रों की आज की उपस्थिति क्या है, ठीक है ना, तो अनुपस्थिति एक तरफ, उपस्थिति करेंगे एक तरफ, करेंगे अनुपस्थित छात्र, ठीक है। उपस्थित छात्र कितनी भी संख्या रख सकते हैं आप, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो 25, और अनुपस्थित छात्र 15, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, इसमें उपस्थित और अनुपस्थित इन दो को ही हमने गुण मान लिया और इनका ही नाम जो है नाम के आधार पर मापन कर दिया। जैसे उपस्थित छात्र, एक गुण के आधार पर जो हमने वर्गीकरण करा, इनका छात्रों को जो भागा, 2 भागों में बांटा। उपस्थित छात्र कितने हैं? 25, तो 25 छात्रों का नाम होगा, वे बिना नाम के छात्र नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसी अनुपस्थित छात्र, जो अनुपस्थित छात्र हैं उनका बच्चों का भी जो कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, वे भी बेनाम नहीं होंगे। इस तरह से कह सकते हैं, गुणों को ही नाम मानकर मापन कर दिया जाए तो वह नामित मापन कहलाता है। अगला है हमारा कर्मिक मापन। कर्मिक मापन, कर्मिक मापन क्या होता है? कर्मिक, जैसे कर्मिक, कर्म, कर्म से, या नाम आ रहा ना, कर्म से, तो इसकी परिभाषा होगी, जब नाम के साथ साथ कर्म का भी बोध हो।
तो वह क्रमिक मापन कहलाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, किसी बच्चे का कक्षा में फर्स्ट आना, सेकंड आना या थर्ड फोर्थ कुछ भी इस तरह से आना, तो यहां पर बच्चे के क्रम का बोध हो रहा है। क्रम का बोध ऐसे हो रहा है कि बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, लेकिन जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आया उसका कुछ नाम तो होगा ना, ठीक है ना। किसी भी बच्चे का, जैसे मानो राम कक्षा में फर्स्ट आया, ठीक है, ये क्रम का बोध हुआ, ये नाम का बोध हुआ, तो इसको बोलेंगे कर्मिक मापन। जब नाम के साथ साथ क्रम का भी बोध हो उसको बोलते हैं हम कर्मिक मापन, ठीक है। यहाँ कर दीजिए रहीम, रहीम सेकंड आया, राम फर्स्ट आया, रहीम सेकंड आया, यहाँ क्रम के साथ साथ नाम का भी बोध हो रहा है, तो इसको इसलिए हम जो है कर्मिक मापन बोलते हैं। या फिर एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मुगल वंश के शासकों की सूची। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखिए यहां पर क्रम का बोध हो रहा है। क्रम का बोध कैसे हो रहा है? सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। इन सब मुगल वंश ने जो है क्रम के आधार पर, ये क्रमबद्ध है, इनका क्रम यहाँ पर दर्शाया गया है, और क्रम के साथ साथ नाम का भी बोध हो रहा है, ठीक है ना। पहला क्रम में बाबर, दूसरे क्रम में हुमायूं, तीसरे में अकबर, चौथे में जहांगीर और पांचवें में शाहजहां, ठीक है। ये मुगल वंश के जो शासक थे उनकी सूची थी। इन्होंने जो है क्रमबद्ध हमारे देश पे जो है शासन किया, तो इससे इनके क्रम का भी बोध हो रहा है और जो है इनके नाम का भी बोध हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये जो कर्मिक मापन कहलाएंगे। भाई यहाँ पर पहले बाबर आया, फिर ये क्रमबद्ध सूची दी किसी ने हमें, ठीक है। क्रमबद्ध सूची देकर पूछ लिया कि ये कौन सा मापन है, ये नामित मापन है या कर्मिक मापन है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसे नामित मापन कर देंगे, क्योंकि इसमें नाम दे रखे हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जबकि ये जो है नामित मापन ना होकर कर्मिक मापन होगा, क्योंकि यहाँ नाम के साथ साथ क्रम का भी बोध है। यहाँ नंबर वारी से जो है क्रम को दर्शाया गया है। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। इन्होंने जो है भारत पर शासक किया, क्रमबद्ध शासन किया, नंबर वारी से, बारी बारी नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसलिए ये कैसा मापन कहलाएगा, ये कर्मिक मापन कहलाएगा। अगला है हमारा अंतराल मापन। तो इस मापन में क्या होता है, जब मापन में नाम, क्रम के अलावा अंतराल करके मापन किया जाए, तो उसे अंतराल मापन कहेंगे। जैसे भारत में 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना, क्योंकि यह निश्चित है कि हर 10 वर्ष बाद जो है जनगणना की जानी चाहिए, भले ही वो हो या ना हो, लेकिन ये निश्चित है कि भारत में हर 10 वर्ष बाद जो है जनगणना होनी चाहिए। तो यहाँ एक निश्चित अंतराल दिया गया है, हर 10 वर्ष बाद,
ठीक है। और जब आप जनसंख्या भारत की जो है जनगणना करेंगे, उसमें उनका नाम क्रम भी लिखा जाएगा। तो जहाँ नाम मापन में नाम क्रम के अलावा अंतराल करके मापन किया जाए, उसको जो है अंतराल मापन कहते हैं। अगला है हमारा लास्ट अनुपातिक मापन। ये मापन का सबसे अच्छा स्तर है या सबसे अच्छा मापन है, ठीक है। यह है मापन, सॉरी यह मापन सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा या सबसे बेहतरीन मापन कौन सा कहलाता है? अनुपातिक मापन। इसमें मापन की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें मापन की कोई भी इकाई नहीं होती है। इसमें दो वस्तुओं या फिर गुणों, दो वस्तुओं या गुणों में तुलना कराई जाती है या उनका अनुपात बनाया जाता है। गुणों का अनुपात बनाया जाता है। जैसे भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। तो यहाँ कुल कितने मैच हुए? यहाँ हुए टोटल 8 मैच। कितने मैच? टोटल 8 मैच। 5 मैच भारत जीता, 3 मैच पाकिस्तान जीता। ठीक है, तो यहाँ इसका उनका अनुपात निकाल दिया। भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, तो ये कैसा मापन हुआ? ये हुआ अनुपातिक मापन। और नाम से भी पता चल रहा है अनुपात। जहाँ अनुपात हो तो वह कौन सा मापन होगा? अनुपातिक मापन। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, जो है परम शून्य। परम शून्य, परम शून्य क्या होता है? परम शून्य या किस मापन में आता है? तो परम शून्य जो है अनुपातिक मापन में आता है। ठीक है, परम शून्य अनुपातिक मापन में आता है। ठीक है, वो कैसे? परम शून्य होता क्या है, इसको देखो एक बार समझिए। जैसे अभी मैंने कहा भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, यहाँ अभी तक अनुपात बना। ठीक है, अनुपात बना तो अनुपातिक मापन हुआ, लेकिन इसमें परम शून्य नहीं है। अगर हम यही चीज कहें भारत ने पाकिस्तान को 5-0 से हराया, भारत ने पाकिस्तान को 5-0 से हराया, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान के पास जो जीत दर्ज हुई है वो शून्य जीत दर्ज हुई है। पाकिस्तान शून्य मैच जीता है, एक भी मैच जो है पाकिस्तान नहीं जीत पाया। सारे मैच इंडिया ने ही जीते, भारत ने जीते। तो ये जो शून्य है, ये शून्य ही क्या होगी? ये शून्य ही परम शून्य कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अनुपातिक मापन यह मापन का सबसे अच्छा स्तर है या यह सबसे अच्छा मापन है? सबसे अच्छा मापन कौन सा है? अनुपातिक मापन। इसमें मापन की कोई भी इकाई नहीं होती, इसमें दो वस्तुओं या गुणों का अनुपात बनाया जाता है। दो वस्तुओं या गुणों का अनुपात बनाया जाता है। जैसे भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, यहाँ अनुपात दे दिया कि 5 मैच जो है इंडिया जीता और 3 मैच पाकिस्तान जीता। तो लेकिन जीता कौन? मेन सीरीज कौन जीता? वो जीता भारत। तो यहाँ अनुपात बना 5:3। भारत ने पाकिस्तान को 5:3 से हराया। ठीक है, कुल मैच 8 हुए, लेकिन भारत 5 जीता, पाकिस्तान 3 जीता। ठीक है, अब परम शून्य,
परम शून्य जो होता है कहाँ आता है, ये कौन से मापन में आता है, तो ये आता है अनुपातिक मापन में। ध्यान रखना, परम शून्य कौन से मापन में आता है, तो परम शून्य जो आता है वो आता है अनुपातिक मापन में। परम शून्य होता क्या है, जैसे भारत ने पाकिस्तान को 5-0 से हराया, ये जो 0 है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक भी जीत दर्ज नहीं है, शून्य जीत दर्ज है उस पर मैच की, तो इसी शून्य को क्या बोलेंगे, इसी शून्य को परम शून्य कहा जाएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। अगला है मापन की त्रुटियां। देखिए, मापन में त्रुटियां या गलतियां होती ही होती हैं, ठीक है। मापन के दौरान बहुत सी सावधानी रखने पर भी मापन में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख त्रुटियां निम्न प्रकार हैं: व्यक्तिगत त्रुटि, चर त्रुटि, स्थिर त्रुटि, आकस्मिक त्रुटि, सार्वभौमिक त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि तो ये मैंने भी बता दिया अभी, व्यक्तिगत त्रुटि या फिर आंकड़ों संबंधी त्रुटि। ये सब क्या है, ये सब है मापन की त्रुटियां, मापन की गलतियां। अब व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसकी अपनी की गई गलती के कारण जो त्रुटि होगी वो व्यक्ति, और जिसका प्रभाव भी केवल उसी व्यक्ति पर पड़ेगा, ठीक है ना, वो कौन सी त्रुटि होगी, वो होगी व्यक्तिगत त्रुटि। अगला है चर त्रुटि। चर त्रुटि होती है प्रश्न का सरल या कठिन होना, प्रश्न का सरल या फिर कठिन होना। इसमें क्या है, कुछ बच्चे तो प्रश्न को हल कर लेंगे क्योंकि वो आसान होगा, लेकिन अगर वो कठिन होगा तो कुछ बच्चे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। ये कैसी त्रुटि होती है, ये होती है चर त्रुटि। अगला है स्थिर त्रुटि। स्थिर त्रुटि का मतलब होता है जो त्रुटि स्थिर हो, जिसको जल्दी से सुधारा ना जा सकता हो, जैसे प्रश्न पत्र का ही गलत प्रिंट हो जाना। इसमें क्या है, इसमें जो प्रभावित होगा वो पूरा समूह प्रभावित होगा। देखिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में प्रश्न ही गलत है, तो इससे प्रभावित कोई एक बच्चा नहीं होगा, ठीक है ना, या कुछ बच्चे नहीं होंगे, इससे सभी बच्चे प्रभावित होंगे। जितने भी बच्चे पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए बैठे हैं या प्रश्न को हल करने के लिए बैठे हैं उस प्रश्न को, तो वे सभी बच्चे जो हैं यहाँ प्रभावित होंगे। फिर ये आकस्मिक त्रुटि, सार्वभौमिक त्रुटि, सब में है जो त्रुटि सबके लिए हो। व्यक्तिगत त्रुटि मैंने बता दिया, आंकड़ों संबंधी त्रुटि, ये सब जो है मापन की त्रुटियां होती हैं। अगला है दोस्तों हमारा मापन के उपकरण या मापन कैसे करते हैं। हम मापन कैसे करेंगे, अवलोकन द्वारा, ठीक है, या आकलन के द्वारा। अवलोकन के द्वारा किसी चीज़ को आंकना, किसी के गुण दोष कमियों को, उसके गुणों को पहचानना, ठीक है ना, उसका बारीकी से अवलोकन करना, आंकना, उसको कहलाता है अवलोकन। परीक्षा के द्वारा मापन कैसे करते हैं, परीक्षा के द्वारा। देखिए, परीक्षा में बाद में अंक प्रदान किए जाते हैं ना, परीक्षा के द्वारा भी मापन करते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू, आमने सामने बैठा के चर्चा करके किसी विषय पे, उसके द्वारा भी मापन करते हैं। मेनू सूची, प्रश्नावली या फिर निर्धारण मापनी और है प्रक्षेपी तकनीक। प्रक्षेपी तकनीक क्या होती है, इसमें क्या होता है, जब किसी विशेष परिस्थिति में रखकर किसी बच्चे से कोई विशेष कार्य करने को कहा जाए, वो होती है प्रक्षेपी तकनीक। ठीक है दोस्तों, मैंने मापन का जो है लगभग आपको सब कुछ बता दिया है और सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं। मापन के स्तर, मापन के चर, मापन की त्रुटियां, मापन की परिभाषाएं, मापन के प्रकार, सब चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में जो है लगभग पूरी समझा दी है ना। मुझे नहीं लगता सीटेट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।